नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई की स्थापना किसने की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आईएसआई है ना, सबसे पहले इसकी स्थापना पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 17 दिसंबर 1931 को। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पीसी महालनोबिस ये कौन है? तो देखिए ये भारत के फेमस वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और इनका पूरा नाम क्या है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। और देखिए इन्हीं के जन्म दिवस पर हम हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी आईएसआई की। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सिपाहियों को किस बंदूक के कारतूसों पर आपत्ति थी। तो देखिए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने जो पुरानी बंदूक चलन में थी, पुरानी बंदूक कौन सी थी? ब्राउन बेस। ठीक है, और ब्राउन बेस के स्थान पर इन्होंने नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ये जो इनफील्ड राइफल है, इसके जो कारतूस बनाए जाते थे वो किस किस से बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे गाय और सुअर की चर्बी से। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी से बनाए जाते थे। ठीक है, इससे क्या था कि ब्रिटिश सेना में जो हमारे भारतीय शामिल थे, ठीक है, ब्रिटिश सेना में जो हमारे भारतीय हिंदू शामिल थे, इनके मन में ठेस पहुंची। ठीक है, ये आक्रोश हो गए, ये गुस्सा हो गए, क्योंकि इसके जो कारतूसों में जो चर्बी यूज होती थी उनमें गाय का मांस होता था। ठीक है, और प्लस में क्या हुआ कि जो हमारे देश के मुस्लिम थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उनको वो भी गुस्सा हुए, उनमें भी आक्रोश पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसके कारतूसों में सुअर की चर्बी होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे सैनिक जो थे उनमें उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है 1857 की क्रांति की। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति है ये कब शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, ये मेरठ से शुरू हुई थी। और मेरठ कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है मूल्य वर्धित कर, इसको शॉर्ट में बैट कहा जाता है। तो जो बैट है ये भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बैट है ये भारत में सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था? तो जो बैट है मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और इसको जो है 1 अप्रैल 2003 को, कब? 1 अप्रैल 2003 को बिक्री कर के स्थान पर लागू किया गया था। ठीक है, और जो बैट है इसका हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 4 क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से क्या घटाते हैं। तो देखिए इकोनॉमी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो यहाँ पर एनएनपी का फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी। क्या होता है? एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस लॉस। ठीक है, ये एनएनपी इक्वल टू होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एनएनपी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? हम जीएनपी में से लॉस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एक्ट आर्थिक अपराधों से संबंधित है। तो आर्थिक अपराधों से संबंधित कौन सा एक्ट है? तो इनमें से जो कोपे पोसा एक्ट है, जो कोपे पोसा एक्ट है ये आर्थिक अपराधों से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले तो जो कोपे पोसा है इसका आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण
और तस्करी निवारण अधिनियम। ठीक है, यदि हम बात करें इस अधिनियम की कि ये कब लागू किया गया था, तो ये 1974 में। कब? ये 1974 में तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए लागू किया गया था। याद रखेंगे, ये जो है ये आर्थिक अपराधों से संबंधित है और ये कब लागू किया गया था और इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक के राज्यों का विस्तार भारत से बाहर भी था? तो ऐसे कौन कौन से भारतीय शासक थे? तो देखिए, ऐसे दो भारतीय शासक थे, एक तो थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे कनिष्क। ठीक है, इनके जो राज्यों का विस्तार है ये भारत से बाहर भी था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, उक्त दोनों शासक। नंबर 8 क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वो राज्य है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा वो राज्य जो है वो संचालित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, ठीक है, तो उसमें अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है उस राज्य में, उसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसका संचालन जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नंबर 9 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से वन चक्रवात यानी कि साइक्लोन को रोकने का कार्य करते हैं या फिर अवरोधकों का कार्य करते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैंग्रोव वन है, ठीक है, जो मैंग्रोव वन है ये चक्रवातों यानी कि साइक्लोन्स को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंग्रोव वन है इनके जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों की जड़ें, ठीक है, जो मैंग्रोव वन है इनके पेड़ों की जड़ें जो हैं ये काफ़ी गहरी होती हैं। ठीक है, काफ़ी गहरी होती हैं और काफ़ी फैली हुई होती हैं। ठीक है, और जब चक्रवात जो है इन पेड़ों से टकराते हैं, ठीक है, साइक्लोन जो है जब इन पेड़ों से टकराएगा तो साइक्लोन की जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी? वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंग्रोव वन है वो साइक्लोन यानी कि चक्रवातों को रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन है, जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह जो है मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। ठीक है, जब नदी जो है पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो नदी जो है ये मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। इन मोड़दार मार्गों को, ठीक है, इन मोड़दार मार्गों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो मोड़दार मार्ग होते हैं एस आकार के, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको मेंडर्स कहा जाता है, इनको मिंडर्स या फिर इनको विसर्प कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है इसकी छाया जो है ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसकी छाया जो है 3 भागों में विभाजित हो गई है। पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो पहले भाग को अम्बरा कहा जाता है। ठीक है, पहले भाग को अम्बरा कहा जाता है और दूसरे भाग को कहा जाता है पेनुम्ब्रा। ठीक है, दूसरे भाग को पेनुम्ब्रा कहा जाता है और तीसरे भाग को कहा जाता है एंटुम्ब्रा। क्या कहा जाता है? तीसरे भाग को एंटुम्ब्रा कहा जाता है। याद रखेंगे, जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, इसकी शैडो जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इन तीनों पार्ट के नाम भी आपको याद रखना है। नंबर 12 क्वेश्चन है, शांत सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो शांत सागर है ना, जो शांत सागर है ये चंद्रमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, एक्चुअल में चंद्रमा पर जो धूल के मैदान हैं, जो चंद्रमा पर धूल के मैदान हैं, इनको ही क्या कहा जाता है? तो इनको ही शांत सागर कहा जाता है। ठीक है, इनको ही क्या कहा जाता है? शांत सागर कहा जाता है। और ये जो शांत सागर है ये चंद्रमा का पिछला भाग है। ठीक है, चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि अंधकारमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम कुत्ते का क्या नाम है? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम कुत्ते का नाम है लाइका। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइका है
ये रूस के द्वारा, ठीक है, ये रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड से, आपको याद रखना है कब, 1957 में, और किस व्हीकल के माध्यम से, तो स्पुतनिक सेकंड, उस व्हीकल का क्या नाम था, स्पुतनिक सेकंड, इसके द्वारा भेजा गया था, ठीक है। और ये जो लाइका है ये एक कुतिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, ये नारा जो है ये किससे संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नारा है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, किससे, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। और यदि हम बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो है ये पेड़ों को बचाने से संबंधित था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये उत्तराखंड से, ठीक है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले से, आपको जिले का नाम भी याद रखना है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले से 1973 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो ये 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता का क्या नाम है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके, जो चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता का नाम है। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नदी मुख, ठीक है, नदी मुख को क्या कहा जाता है, तो नदी मुख को एस्टुरी भी कहा जाता है। तो उस एस्टुरी का क्या नाम है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो उसका नाम है सर क्रीक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चिंकारा के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंकारा से आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो चिंकारा जो है हिरण की एक प्रजाति है। किसकी, हिरण की एक प्रजाति है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बात हुई है नारायण सरोवर अभ्यारण्य की, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ पर, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। नंबर 17 क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो हड़प्पा वासी थे इनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों से तो बहुत ही कई गुना अच्छी थी, क्योंकि इनकी सामाजिक व्यवस्था जो है स्पष्ट रूप से सत्तावादी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पष्ट रूप से सत्तावादी का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो हड़प्पा वासी हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था में जात पात नहीं था, ठीक है, जात पात नहीं था। हर मनुष्य जो है समान वर्ग के थे, किसी भी प्रकार का जो जातिगत भेदभाव है वो नहीं होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी सामाजिक व्यवस्था जो है स्पष्ट रूप से सत्तावादी थी। नंबर 18 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार जो है इनके पुत्र का नाम था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिंदुसार से केवल हमें एक बात याद रखना है, एक फैक्ट याद रखना है कि इनको महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। कैसे कहा जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इनके पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनको सम्राट चंद्रगुप्त महान भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनको महान भी कहा जाता था, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो बिंदुसार है इनके पुत्र का क्या नाम था, तो बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, ठीक है। और अशोक को भी सम्राट अशोक महान कहा जाता है, ठीक है। इसलिए जो है जो इसका पुत्र है वो भी महान है और इसका जो पिता है वो भी महान है, ठीक है। तो इसको जो है महान पिता का पुत्र, इसको जो है महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो देखिए दिल्ली सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो पहला ऐसा शासक था जो कि हिंदुओं के त्यौहार को मानता था, ठीक है, हिंदुओं के त्यौहार को मानता था और मुख्यतः जो होली है इसमें भाग लेता था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कृष्णदेव राय हैं इनके दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है।
तो सौंदर्य विटामिन कहा जाता है दोस्तों विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। नोटबंदी हुई थी, आपके नोट बंद हुए थे, तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा जो है ये की थी 8 नवंबर 2016 को। कब की थी? 8 नवंबर 2016 को की थी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो विमुद्रीकरण होता है ये आपको समझना होगा। क्या होता है? विमुद्रीकरण, ठीक है, या फिर इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये होता क्या है? तो देखिए काला धन वापसी के उद्देश्य से, ठीक है, काला धन वापसी के उद्देश्य से जो सरकार है वो वर्तमान करेंसी को बंद करके नई करेंसी छापती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विमुद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था विमुद्रीकरण, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट नंबर 23 क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो देखिए यहाँ पर बात हुई है तत्व की, ठीक है। तो रक्त जमने में जो है कैल्शियम की, जो कैल्शियम है जो Ca है इसकी मुख्य भूमिका होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर विटामिन पूछा गया होता तो विटामिन के की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। यदि विटामिन की बात होती तो विटामिन के, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा तत्व? तो कैल्शियम की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो जो सीटी स्कैन होती है इनमें एक्सरे किरणों का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं परासरब तरंगों की, या फिर इनको क्या कहा जाता है? तो जो परासरब तरंगे हैं इनको अल्ट्रासोनिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इनका प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी में, ठीक है। जो सोनोग्राफी है इनमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर परासरब तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और हम यहाँ पर बात करेंगे चुंबकीय तरंगों की, तो जो MRI मशीन होती है, ठीक है, जो MRI मशीन होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और इस मशीन में जो है क्या किया जाता है? तो इसमें जो है शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो MRI मशीन है इसमें किन किरणों का यूज़ होता है? तो इनमें जो है चुंबकीय तरंगों का यूज़ होता है, ठीक है। आपको एक्सरे किरणों का यूज़ कहाँ होता है? सिटी स्कैन में होता है। जो अल्ट्रासोनिक किरणें हैं, जो परासरब तरंगे हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है? सोनोग्राफी में होता है। और जो चुंबकीय तरंगे हैं इनका यूज़ जो है MRI मशीन में किया जाता है। ये सारे फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं, तो सारे फैक्टों को आप याद रखें। यदि आप चाहें तो इन फैक्टों को आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, वह कौन सा नेशनल पार्क है जिसका हिस्सा नेपाल में भी है और नेपाल में इस हिस्से को जो है चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है? तो बताना है आपको कि वो कौन सा नेशनल पार्क है। तो देखिए वो उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। और इसका कुछ भाग जो है ये नेपाल में भी है, ठीक है। इस नेशनल पार्क का कुछ भाग कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल में इस भाग को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इस भाग को जो है चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो बिहार है इसकी सीमा जो है नेपाल से लगी हुई है, ठीक है। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है इसका कुछ हिस्सा कहाँ पर है? नेपाल में है। और इस हिस्से को चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। किस देश को हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है? हजारों झीलों का स्थान किस देश को कहा जाता है? आपको आंसर बताना है। और क्या बताना है? जो भी आंसर हो, ठीक है। उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश के प्रेसिडेंट्स कौन है, तो ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं लेटेस्ट और नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
और आप वीडियो जो है सबसे पहले देख सकते हैं। और क्या करना है दोस्तों, तो और आप जो है हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। मैं आपको बता दूं कि मैंने 500 जीके क्वेश्चन को कवर कर दिया है, बिल्कुल डिटेल में मैंने इन क्वेश्चन को पढ़ाया है। और मैंने 1000 जीके के क्वेश्चन की जो सीरीज थी इसको भी फिनिश कर दिया है। और सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? आपको यहाँ पास में आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप गारंटी से इन वीडियोस को देखिए, आपका जीके एकदम से डेवलप होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सरल भाषा में और अधिक फैक्टों को बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।